Hello everyone, welcome to my channel Gunjan's Biology Classes. Myself Dr. Gunjan Goyal, and today we are going to do the another unit of your class plus one, that is unit 3, cell structure and functions. So we are going to start with this new unit, and under this unit we'll be doing two chapters. Chapter number 8, that is cell, the unit of life, and your chapter number 10, that is cell cycle and cell division. So we are going to do these two chapters. So without wasting any time, let's start with the chapter number 8 of your class plus one, that is cell, the unit of the life. ठीक है, तो ये वाला चैप्टर जो है इसको आई हैव डिवाइडेड इट इनटू 3 पार्ट्स. सो इसको हम 3 पार्ट्स में करेंगे. ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इसमें आपको देखने में मिलेगा कि जो हमारी लाइफ है कहाँ से स्टार्ट हुई. सो हमारा ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हुआ, हमारा बेसिक यूनिट क्या है लाइफ की, दैट इज सेल. सो हम इसमें सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो सेल बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. हम उसका स्ट्रक्चर, कैसे उसमें क्या क्या ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, उनके स्ट्रक्चर कैसे कैसे होते हैं, उनकी फंक्शनिंग क्या है, उसको हम सब पढ़ेंगे. और इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि माइक्रोस्कोप्स कैसे डेवलप्ड हुए, ठीक है, उसका क्या यूज रहा सेल को स्टडी करने में. सो लेट्स सी कि व्हाट आर द टॉपिक्स विल बी कवरिंग अंडर दिस चैप्टर. सो इन द पार्ट 1 विल बी डूइंग इट अबाउट इट्स इंट्रोडक्शन. ठीक है, थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. फिर हम पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस चीज के बने हुए होते हैं. देन सेल, सेल होता क्या है. फिर माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन कैसे हुई, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, कौन से माइक्रोस्कोप्स या कौन से गैजेट्स सेल्स को स्टडी करने के लिए यूज किए जाते हैं. उनमें दो आ जाते हैं हमारे पास, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इन दोनों का डिफरेंस भी हम स्टडी करेंगे. फिर सेल की थ्योरी दी गई. सो हिस्ट्री में देखें तो सेल की थ्योरी किसने दी थी और किस तरह से दी गई, किस तरह से उसकी डेवलपमेंट हुई, कैसे पता चला सेल, सेल से हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं. ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. फिर हम पढ़ेंगे कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, और सेल्स की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और साइजेस के बारे में पढ़ेंगे. और जो पीपीएलओ हमारा सबसे छोटा सेल है जो यहाँ पे पाया जाता है, उसका हम स्ट्रक्चर स्टडी करने वाले हैं. फिर हम देखेंगे कि सेल्स जो हैं वो छोटे क्यों होते हैं. ठीक है, व्हाई आर सेल्स सो स्मॉल इन साइज दैट वी हैव टू यूज द माइक्रोस्कोप टू स्टडी देम. ठीक है, विल सी दैट. एंड देन एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. So let's start with our video. So let's start with the introduction कि हमारे living organisms किस चीज के बने हुए होते हैं. So जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, कोई भी चीज है, जैसे अगर आप बिल्डिंग की बात करें, हमारी जो बिल्डिंग्स होती हैं किस चीज की बनी होती हैं, आपको सबको पता है, वो ब्रिक्स की बनी हुई होती हैं. ठीक है, ईंटों से बनती है हमारी बिल्डिंग. ठीक है, सिमिलरली जो हमारी बॉडी है, अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो वो किस चीज से बनी हुई है, वो छोटे छोटे सेल से बनी हुई है. ठीक है, सेल से एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो जाती है. सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, एंड देन उससे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है. तो जो हमारे सेल्स हैं वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी का. ठीक है, तो उससे सारा का सारा ऑर्गेनिज्म बनता है. तो अगर बिल्डिंग ब्रिक्स की बनी हुई है तो ह्यूमन बॉडी सेल्स की बनी हुई है. ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं सेल्स, ये ऑर्गेनिजम्स भी दो तरह के हो सकते हैं बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म. अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेल, सिंगल सेल प्रेजेंट है तो उसको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. पर अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट हैं तो उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. ठीक है, तो यूनिसेलुलर में क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम आ गया. मल्टी सेलुलर में ह्यूमंस आ गए. जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आ गए. ठीक है, तो मतलब एक ये चीज तो है कि सेल्स का नंबर डिफर करता है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में. अदरवाइज जो इनकी फंक्शनिंग रहती है सर्वाइवेबिलिटी के लिए, वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहती है, क्योंकि सबने सर्वाइव करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए ही जीना है. ठीक है,
सो उसकी जो हमारी बेसिक फंक्शनिंग रहती है वो सिमिलर रहती है फॉर देयर सर्वाइवल, बस उनमें नंबर ऑफ सेल्स का डिफर होता है, ठीक है। सो लेट्स सी कि अब सेल होता क्या है। सेल, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सेल है हमारा एक, ठीक है। इसको सेल को हम लोग बेसिक एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसकी अगर आप डेफिनेशन अगर कोई आपसे पूछे तो ये एक ऐसा फंडामेंटल यूनिट है जो कि सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, ठीक है। तो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक या एक से ज्यादा सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। जो ओल्ड और वीक सेल्स बॉडी में होते हैं वो डाई करते जाते हैं और वो किससे रिप्लेस हो जाते हैं, न्यू सेल्स से। और सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स, सबकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई है, एक सिंगल सेल से। सिंगल सेल अगर ह्यूमंस में बात करें तो वो जाइगोट बन गया, ठीक है। और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट डिफरेंट उनकी ओरिजिन रहा है, बट सेल जो है वो सब में एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो जो सेल्स होते हैं हम उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल, दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, सो दे कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। सो यू नीड something to study a cell. So let's see what is the object we need, what is the gadget we need to study cell. So इसके लिए क्या हुआ, सेल को स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन की गई, ठीक है, ताकि वो सेल को स्टडी कर पाए। सो फर्स्ट माइक्रोस्कोप किसने कंस्ट्रक्ट करा, ये हमारे साइंटिस्ट थे एंटनी वन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने 1632-1723 इनका टाइमिंग था, और इसमें इन्होंने जो हमारा ये माइक्रोस्कोप है ये इन्होंने इन्वेंट किया, ठीक है। और इस माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर उस टाइम के हिसाब से 200 टाइम्स थी, ठीक है। और इसमें क्या था, एक सिंगल बाई कन्वेक्स लेंस यूज किया गया था जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। तो ये नोब थी, नोब को एडजस्ट करने के लिए कि आप देखेंगे तो किस तरह से विजिबिलिटी आएगी, तो ये नोब उसलिए यूज होती थी। ये सैंपल को होल्ड करने, सैंपल को ट्रांसलेट करने के लिए था, सैंपल को होल्ड करने के लिए सैंपल होल्डर था। सो ये जो एंटनी वन ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप जो इन्वेंट किया था, ये उसकी एक पिक्चर दी गई है यहाँ पे। तो जो इसके बाद इन्होंने सेल की डिस्कवरी की, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने माइक्रोस्कोप डेवलप किया दो लेंसेज को यूज करके फॉर ग्रेटर मैग्निफिकेशन, ताकि वो माइक्रोस्कोप को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते थे, बट उसको हम लोग माइक्रोस्कोप की पावर से देख के उसको एनलार्ज कर सकें और उसके अंदर के स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकें, ठीक है। सो इसके बाद जो इनके डिस्कवरी जो हमारे साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, इन्होंने डिस्कवरी करी, और इनके जो माइक्रोस्कोप थे इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स का नाम दिया गया। जो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे उन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था, उसके बाद हमारे रॉबर्ट हुक आए जिन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया, और उन्होंने एक सिंगल लेंस यूज किया था, बाइकन्वेक्स लेंस, इन्होंने दो लेंसेज को यूज किया, ठीक है, फॉर अचीविंग ग्रेटर मैग्निफिकेशन, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने डेड सेल्स ऑफ ओक बार्क ली, उनके अंदर उनको सेक्शन कटिंग करी, उसकी एक थिन स्लाइस लिया कॉक का, और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर इन्होंने स्टडी किया। तो उसमें इन्होंने क्या पाया, उन्होंने देखा एक हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर इनको दिखा, जिसको उन्होंने सेलुला या फिर सेल्स का नाम दिया। इनकी डिस्कवरी जो थी, ठीक है, हिज डिस्कवरी फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने बताया कि जो भी लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर यूनिट के बने हुए हैं, जिसको हम सेल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हमारी कौन आए थे, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप लिया, जिसको हम लोग मैग्निफिकेशन पावर उसकी अप टू 200 टाइम्स थी। उसके बाद हमारे रॉबर्ट हुक आए, जिन्होंने हमारा जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन की, और जिन्होंने क्या देखा, कॉक टिश्यू डेड पार्ट उसकी डेड सेल्स ऑफ ऑक टिश्यू के उसके अंदर उन्होंने थिन स्लाइस निकाला, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो उसमें उन्होंने हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर देखा, जिसको उन्होंने बताया कि ये सेल है। लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी स्मॉल स्ट्रक्चरल यूनिट से बने हुए होते हैं, ठीक है।
उसके बाद हम दो टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स की अगर हम बात करें तो माइक्रोस्कोप होते क्या है, माइक्रोस्कोप की अगर हम डेफिनेशन देंगे तो माइक्रोस्कोप सेल्स आर टू स्मॉल, cells are too small to be seen by naked eye, so they are studied with the help of microscopes. और microscopes की अगर हम definition दें तो ये होते क्या हैं, they are high resolution instruments जो कि use किए जाते हैं for every fine detail, for observing every tiny details of any small, any tiny object, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसका कुछ भी जो टाइनी पार्ट है, वेरी स्मॉल पार्ट है जिसको हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उसको अगर हम लोग या नेक्ड आई से देख भी पा रहे हैं बट उसको हम लोग उसका अंदर का स्ट्रक्चर स्टडी करना चाहते हैं तो उसको मैग्नीफाई करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि हम उस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके उसको स्टडी कर सके। हमारे पास टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसकी मैग्निफिकेशन रेंज 100 to 1500 टाइम्स है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जिसकी मैग्निफिकेशन रेंज 1 लाख to 5 लाख टाइम्स है, ठीक है। इसमें आप दोनों के स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं कि किस तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिखता है और किस तरह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखता है। जो कॉमनली हमारी लैब्स में पाया जाता है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ठीक है। उसके बाद अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है आज की, ये मतलब रॉबर्ट हुक ने दिया था बेसिकली, बट इसकी जो आज की प्रेजेंट की इम्प्रूव्ड डिजाइन है वो इस तरह से दिखती है। अगर आप देखें तो ये एक बेस नजर आता है, ठीक है, ये उसका इंक्लिकेशन जॉइंट है, ये मिरर होता है, ठीक है, मिरर में यहाँ से ऊपर दिखता है, ये कंडेंसर है इसका। यहाँ पे आप देखिए कि ये तीन तरह के लेंस होते हैं, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, और यहाँ पे आप लोग वो रखते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं उसकी स्लाइड बनाकर उसको यहाँ पे रखा जाता है, उसको यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव लेंस इसको यहाँ पे सेट किया जाता है, ठीक है। इनमें कोई भी तीनों की डिफरेंट डिफरेंट मैग्निफिकेशन पावर्स हैं, तो आप जिसमें देखना चाहें उसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये रिवॉल्व होता है, ठीक है, इससे यहाँ पे एडजस्टमेंट होती है ऊपर नीचे करने के लिए। ये इसकी बॉडी ट्यूब होती है, ये आई पीस होता है, यहाँ पे खड़े होके आप लोग देखते हैं, इसके ऊपर आईज रखकर आप लोग देखते हैं, यहाँ से आप एडजस्टमेंट करते हैं और यहाँ पे आप लेंस की मैग्निफिकेशन पावर के अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्ट को देखते हैं और स्टडी करते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो क्या यूज करता है, वो बीम ऑफ एक्सलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स यूज करता है ताकि एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन के तौर पे वो क्या यूज करता है, बीम ऑफ एक्सलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स। जो अगर इसका स्ट्रक्चर देखें हम, इसकी मैग्निफिकेशन जो पावर रहती है वो 5 लाख टाइम्स तक रहती है, ठीक है। सो जो दो साइंटिस्ट थे, अर्नस्ट रुस्का एंड मैक्स नॉल, दो साइंटिस्ट अर्नस्ट रुस्का एंड मैक्स नॉल, इन्होंने पहला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1931 बिल्ड किया था, ठीक है। इसके लिए और इसके रिगार्डिंग इस सब्जेक्ट के ऊपर और भी इन्होंने, अर्नस्ट रुस्का ने बहुत काम किया, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी अवार्ड किया गया था इन 1986, ठीक है। कौन सी सब्जेक्ट में, फिजिक्स सब्जेक्ट में। सो अर्नस्ट रुस्का को नोबेल प्राइज मिला था इन 1986 फॉर फिजिक्स, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो भी दो तरह के होते हैं। एक होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको हम टेम के नाम से जानते हैं, दूसरा है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको हम सेम के नाम से जानते हैं। देन जो टेम है हमारा, अगर हम इन दोनों की डिफरेंस को देखें जिससे कि आप इसमें समझ सकते हैं कि ये दोनों होते क्या हैं और इन दोनों में बेसिकली फर्क क्या है। जो टेम है हमारा वो सेल्स के अंदर के पार्ट को स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है, और जो सेल्स का ऊपर का सरफेस अगर स्टडी करना तो वो सेम यूज करता है, ठीक है। सेम के थ्रू हम उसको स्टडी करते हैं। अगर कोई भी लिविंग स्पेसिमेन को आपने स्टडी करना है तो आप इन दोनों में नहीं देख सकते, ठीक है। मशीन बहुत डेलिकेट होती है, स्पेशल इंजीनियर्स रिक्वायर्ड होते हैं इनको यूज करने के लिए, ठीक है, बिकॉज इट्स वेरी डेलिकेट एज वेल एज इट इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। और रिजल्टिंग इमेजेस जो रहती हैं वो 3D अपीयरेंस में होती हैं। अगर आप इसमें देखें
अगर पॉलन ग्रेन्स की आप बात करें, ठीक है, अगर उसका आप लोग सरफेस देख रहे हैं पॉलन ग्रेन्स का, तो आप सेम के अंडर देखेंगे तो इसमें आप देखिए किस तरह से पॉलन ग्रेन्स दिख रहे हैं। बट अगर आप उसको इंटीरियर देखेंगे तो इस पिक्चर में देखिए, आप टेम के थ्रू देखेंगे उसको, तो किस तरह से पॉलन ग्रेन दिख रहा है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी हमें दिख रहा है, इंटीरियर दिख रहा है सेल का। सो उसके बाद अब हम बात करने वाले हैं कि लाइट और लाइट या फिर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन या फिर बीम माइक्रोस्कोप, ठीक है, इनको इनके अंदर डिफरेंस को हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो फर्स्ट हमारी चीज आती है किसने इन्वेंट किया। जो हमारा लाइट माइक्रोस्कोप था वो हमारा जैकरीज जेंसन और उनके फादर हांस, दे वर दी फर्स्ट टू इन्वेंट दी कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन 16th सेंचुरी, ठीक है। इन्होंने, ये दोनों ने मिलकर ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप डेवलप किया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन और बीम माइक्रोस्कोप की बात करें तो अर्न्स्ट रुस्का और मैक्स नॉल, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर इलेक्ट्रॉन और बीम माइक्रोस्कोप, जिसका दो नाम है, इन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है। अगर हम सेकंड बात देखें कि इल्यूमिनेटिंग सोर्स क्या था, जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो लाइट यूज कर रहा है एज पर हिज नेम, ठीक है, टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट्स अंडर व्यू। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज कर रहा है, ठीक है, टू मेक ऑब्जेक्ट्स लार्जर फॉर डिटेल्ड व्यू एज पर इट्स नेम ऑल्सो, ठीक है। दोनों अपने अपने नाम के अकॉर्डिंग ही इल्यूमिनेटिंग सोर्सेज जो हैं यूज कर रहे हैं। प्रिंसिपल क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप में क्या है कि इमेज जो फॉर्म होती है वो लाइट वेव्स को एब्जॉर्ब करती है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन और बीम माइक्रोस्कोप है इसमें स्कैटरिंग होती है या फिर ट्रांसमिशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसके बाद इमेज फॉर्म होती है। जो लाइट माइक्रोस्कोप में स्ट्रक्चर स्मॉल होता है, ठीक है, अगर लाइट माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर देखें वो स्मॉलर है और लाइटर है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत बड़ा होता है साइज में और हैवी भी होता है। लेंसेज जो हैं वो ग्लास के बने होते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बने हुए होते हैं। वैक्यूम की अंडर ये अंडर नॉट यूज्ड अंडर वैक्यूम इन केस ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, whereas it operates under high vacuum जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। जो स्पेसिमेंस की टाइप्स हैं वो फिक्स्ड होनी चाहिए या फिर अनफिक्स्ड भी हो सकती हैं, स्टेन्ड भी हो सकती हैं या फिर अनस्टेन्ड भी हो सकती हैं, लिविंग भी हो सकती हैं या फिर नॉन लिविंग भी हो सकती हैं। सो इसके अंदर आप किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट्स को स्टडी कर सकते हैं। Whereas in case of electron microscope, you need a fixed, stained and non-living object to study, ठीक है। नेक्स्ट स्पेसिमेंस जो हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, तो इसके अंदर लाइव और डेड स्पेसिमेंस दोनों तरह के, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह के ऑब्जर्व कर सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन में सिर्फ डेड स्पेसिमेंस, नॉन लिविंग ऑफ स्पेसिमेंस को ही आप ऑब्जर्व कर सकते हो। इसकी स्पेसिमेन की प्रिपरेशन बहुत सिंपल रहती है, कम टीडियस होती है, ठीक है, इतनी मेहनत नहीं लगती। जबकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर अगर आपको कोई भी स्पेसिमेन देखना है तो आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसमें यूजर्स कोरोसिव केमिकल्स को यूज करते हैं। बहुत ज्यादा इसमें स्किल चाहिए। इसके अंडर अगर आपको स्पेसिमेन प्रिपेयर करना है, इसके अंडर स्पेसिमेन को आपने व्यू करना है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर स्किल एक जो इंजीनियर्स होते हैं प्रॉपर, वो इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है, एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। जबकि प्रेपरेशन टाइम जो रहता है लाइट और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के केस में वो यूजुअली फ्यू मिनट्स टू आवर्स रहता है स्पेसिमेन प्रेपरेशन, और जबकि इसके केस में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के केस में इट टेक्स समटाइम्स फ्यू डेज एज वेल, राइट। सो यू कैन सी द डिफरेंस। और आगे हम और डिफरेंस करते हैं। सो थिकनेस अगर हम स्पेसिमेन की देखें तो थिकनेस के मामले में जो ये है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। थिकनेस के मामले में ये बड़ा है और ये अल्ट्रा थिन है। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की है जो थिकर होती है, इसकी बहुत थिन होती है। और डिहाइड्रेशन ऑफ स्पेसिमेंस की बात करें तो स्पेसिमेंस को बिफोर व्यूइंग नीड नॉट टू बी डिहाइड्रेटेड, जरूरी नहीं है कि पूरी तरह से उनको डिहाइड्रेट ही किया जाए, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर सिर्फ डिहाइड्रेटिंग स्पेसिमेंस ही यूज होती हैं। सो वो बहुत ही स्किल्ड प्रोसेस है। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपने किसी चीज को देखना है तो वो स्किल्ड प्रोसेस है काफी ज्यादा, कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप
थोड़ा सा इजीली उसको व्यू कर सकते हैं, उसको आप हैंडल भी एक कॉमन मैन कर सकता है, ठीक है, बट अंडर सम प्रोसीजर्स हो एज वेल। ओके, अब जब कोटिंग देखेंगे हम स्पेसिमेन की, तो इसको कलर डाइज से मतलब हम स्टेन करते हैं फॉर प्रॉपर विजुअलाइजेशन, जबकि उसके अंदर हम हैवी मेटल से कोट करते हैं टू रिफ्लेक्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर माउंटिंग देखेंगे तो ये ग्लास की स्लाइड के ऊपर माउंट की जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कहाँ पे आपको ग्लास की स्लाइड रखनी पड़ती है स्लाइड प्रिपेयर करने के बाद, ताकि आप व्यू कर सको। तो वो ग्लास की बनी हुई होती है, ठीक है, कांच की, और जबकि मेटालिक ग्रिड की बनी होती है, मोस्टली कॉपर की बनी होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के केस में। और फोकस जो है वो लेंस की पोजीशन को हम मैकेनिकली एडजस्ट कर सकते हैं, जबकि हम लोग इसको जो है पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मतलब हमें एडजस्ट करना पड़ता है ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस के अंदर हम उसको देख सकें। इसकी जो लोअर मैग्निफिकेशन है वो 1500 टाइम्स तक की है। इसकी जो हाई मैग्निफिकेशन है वो बहुत ज्यादा है, एज यू कैन सी 10 लाख टाइम्स तक की है, राइट। और रिजॉल्विंग पावर जो है इसकी बहुत कम है, यूजुअली बिलो 0.3 माइक्रोमीटर, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हाई रिजॉल्विंग पावर रहती है 0.001 माइक्रोमीटर, 250 टाइम्स हायर देन द लाइट माइक्रोस्कोप। एज यू कैन सी इट्स 250 टाइम्स हायर देन द लाइट माइक्रोस्कोप। अगर हम लोग व्यूइंग देखें इमेज फॉर्म की, सो लाइट माइक्रोस्कोप में इमेजेस जो हैं वो डायरेक्टली आप व्यू कर सकते हो, ठीक है। आपको आईपीस के थ्रू आप ऊपर से देखिए, आपको अच्छे से दिखेंगी, जबकि इसके अंदर इमेजेस जो हैं वो फोटोग्राफिक प्लेट की फॉर्म में ही आती हैं या जिंक सल्फेट फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर आती हैं। उसमें हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन अटैच रहती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के केस में, राइट। सो यू कैन नॉट व्यू डायरेक्टली विद योर नेक्ड आई आईपीस लेंस। नेचर ऑफ इमेज फॉर्म जो रहती है हमारी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में वो पुअर सरफेस व्यू होता है। उसमें अगर हम दोनों में कंपैरेटिवली बात करें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उसके कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा सरफेस व्यू आता है और इंटरनल डिटेल्स भी बहुत अच्छे से आती हैं, जैसे कि हमने टेम और सेम के केस में बात करी। इसमें कलर्ड इमेजेस फॉर्म होती हैं, उसमें थोड़ी सी ब्लैक एंड व्हाइट टाइप की इमेजेस फॉर्म होती हैं, ठीक है। फॉल्स कलर समटाइम्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स में आ सकते हैं, सो बट वैसे ब्लैक एंड व्हाइट टाइप पिक्चर्स आती हैं। इमेज के डायमेंशन देखेंगे तो 2D है इसके केस में, 2D टेम के केस में है, 3D सेम के केस में है, ठीक है। अगर हम लिविंग प्रोसेसेस की बात करें तो विजुअलाइजेशन ऑफ लिविंग प्रोसेसेस सच एज माइक्रोस्कोप वगैरह, माइक्रोस्कोपिक पॉन्ड लाइफ है या सेल डिवीजन है, वो भी पॉसिबल है, उसको भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग प्रोसेसेस को नहीं देख सकते। रूम की सेटिंग्स के लिए कोई स्पेशल सेटिंग्स की जरूरत नहीं है, वहां पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के केस में ह्यूमिडिटी, प्रेशर, टेम्परेचर सब कुछ एक कंट्रोल्ड होना चाहिए, ठीक है। सिंप्लिसिटी है, इसको सिंपली यूज कर सकते हैं, इसको टेक्निकल स्किल्स चाहिए यूज करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें पड़ती है, ठीक है। इसमें कोई भी फिलामेंट्स यूज नहीं होते, इसमें टंगस्टन फिलामेंट्स यूज होते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट कर सके। कूलिंग सिस्टम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। इसके अंदर कूलिंग सिस्टम की जरूरत है ताकि जो पैसिफाई कर सके हीट को, जो कि हाई वोल्टेज करंट के थ्रू हीट जो बनती है उसको हमें कंट्रोल भी तो करना है, ठीक है। इसलिए कूलिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। रेडिएशन लीकेज की कोई चिंता नहीं होती, उसके अंदर होती है, उसमें रिस्क रहता है कि रेडिएशन की जो है लीकेज हो सकती है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम कॉम्प्लेक्स है, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये इजीली अवेलेबल है, कंपैरेटिवली चीप है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम है। ये बहुत ही एक्सपेंसिव है बाय करना, और इसको मेंटेन करके रखना भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ये सूटेबल है बेसिक फंक्शंस के लिए, स्कूल्स और कॉलेजेस और लर्निंग इंस्टीट्यूशंस में कॉमनली पाया जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये स्पेशली रिसर्च के तौर पे ही यूज किया जाता है। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो ये इजी टू यूज, चीप, ट्रू कलर, बट समटाइम्स रिक्वायर स्टेनिंग, और लाइव स्पेसिमेंस को भी आप देख सकते हैं। इसमें आप हाई रेजोल्यूशन में चीजें देख सकते हैं, इंटरनल इमेजेस एज वेल एज सरफेस स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं, ठीक है। 3D इमेजेस को देख सकते हैं इसमें आप, तो दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। बट अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसके अंदर लो रेजोल्यूशन है, जैसे कि हमें पता ही है। मैग्निफिकेशन भी इसकी कम रहती है, इसमें स्पेसिमेंस बहुत थिन होना चाहिए तभी आप देख पाएंगे।
बट वेयरएज अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो ये बहुत एक्सपेंसिव रहता है, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग चाहिए, बिकॉज इसमें स्किल्ड वर्कर्स ही काम कर सकते हैं, सैंपल लिविंग नहीं हो सकता इसके केस में। इसमें कलर पिक्चर भी आ सकती है, इसके अंदर सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर आती है, ठीक है। अगर इसकी हम टाइप्स की बात करें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, फेस कॉन्ट्रास्ट, फ्लोरोसेंट, गो फोकल, पोलराइज, डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, तो ये तरह इसकी टाइप्स हैं। जबकि इसके अंदर हमने टेम और सेम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये 2 टाइप्स आती हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो ये डिटेल्ड ग्रॉस इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है बेसिकली एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए यूज होता है, या फिर अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल और बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए यूज होता है। सो एज यू कैन सी कंपाउंड माइक्रोस्कोप इजी टू कैरी, आप कहीं भी रख सकते हैं। ये हम देख चुके हैं, आपने नॉर्मली लैब्स में भी देखा होगा अपनी कॉलेज और स्कूल्स की। वेयरएज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, आप देखिए इट्स अ बिग प्रोसेस, एक पूरा बहुत बड़ा अपरेटस है ये, और ये अटैच रहता है, ठीक है। इस तरह से इसका कूलिंग सिस्टम भी रहता है, यहाँ पे पेसिफायर की रिक्वायरमेंट होती है इसको, क्योंकि कूल करने की जरूरत होती है। सो इट्स अ बिग 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 इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सो यू कैन सी द डिफरेंस। सो दिस डिफरेंस मैंने इतनी डिटेल में इसलिए आपको समझाया कि आपको दोनों माइक्रोस्कोप्स की टाइप के बारे में समझ आ सके और दोनों की फंक्शनिंग भी पता लग सके। और अगर आपको एग्जाम्स में 1 मार्कर्स या फिर एमसीक्यूज या फिर एक बड़ा बिग नोट इन डिफरेंस के ऊपर आए, सो यू कैन इजिली राइट देम। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेल थ्योरी। अब हम बात करने वाले, अब हमें पता लग गया कि जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ की, ठीक है। और सेल्स को स्टडी करना, एक डाई से देखना, इट्स नॉट लाइक नॉट ट्रू, बिकॉज बहुत माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है उनका, तो उसको स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन की गई। और उसके बाद अब हम देखते हैं कि सेल्स होते हैं। सो देखते हैं अब सेल की जो थ्योरी थी वो किसने दी थी। 3 बेसिक कंपोनेंट्स थे सेल थ्योरी के, क्योंकि पहला हमारा साइंटिस्ट था, 2 साइंटिस्ट थे, शेल्डन एंड श्वान। उन्होंने क्या बोला था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स एक या एक से ज्यादा सेल्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। बेसिकली शेल्डन ने प्लांट्स के बारे में बोला था कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, एंड श्वान ने ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। इन दोनों ने इस बारे में बोला था। उसके बाद इन्होंने बोला था कि जो सेल है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है सारे के सारे लिविंग थिंग्स में। शेल्डन और श्वान ने क्या बोला था, किसी भी लिविंग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सबकी बेसिक यूनिट क्या है, सेल। और सारे के सारे जो सेल्स हैं वो किस तरह से बनते हैं, तो ये दोनों ने नहीं दिया था। ये हमारे रुडोल्फ वर्चो, 3rd साइंटिस्ट आए, जिन्होंने बताया कि नए सेल्स जो हैं वो पुराने सेल्स से ही बनते हैं, उनकी डिवीजन से बनते हैं, ठीक है। सो ये 3 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल थ्योरी के। अगर आपके सेल थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन आता है तो इन साइंटिस्ट के नाम के साथ साथ उनकी स्टेटमेंट्स भी आपको याद होनी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, कि जो सेल्स हैं, अगर एक सेल का बना है ऑर्गेनिज्म तो वो यूनिसेलुलर है, अगर एक से ज्यादा का बना है तो वो मल्टी सेलुलर है। सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रहता है, जैसे कि आप अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम बैक्टीरिया के केस में देख सकते हैं। अब जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रहती है, ठीक है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर एक सेल से बना तो एक ही सेल सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस की फंक्शनिंग को परफॉर्म करता है, जबकि इसमें डिफरेंट सेल्स जो हैं स्पेसिफाई किए गए हैं डिफरेंट फंक्शनिंग को परफॉर्म करने के लिए। जो इसमें डिवीजन ऑफ लेबर रहती है वो ऑर्गेनेली लेवल पे रहती है यूनिसेलुलर के केस में। इसके केस में, मल्टी सेलुलर के केस में कहाँ पे रहती है, सेलुलर लेवल पे, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे, ठीक है। सेलुलर, फिर सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, एंड देन पूरा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये सिर्फ ऑर्गेनेली लेवल पे डिवीजन होती है। इसमें यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों आते हैं, जबकि मल्टी सेलुलर में सिर्फ यूकैरियोट्स आते हैं। और यूनिसेलुलर की बात करें तो इसमें इंजरी अगर सेल पे होती है, क्योंकि एक ही सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म मर जाता है। जबकि इसके केस में अगर एक सेल में कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होती, ठीक है। उसमें कुछ इश्यूज आ जाते हैं, बीमारी आ जाती है, बट ऑर्गेनिज्म की डेथ
मतलब एकदम ऑन द स्पॉट नहीं होती। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही रहती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखी जाती है, जैसे कि कॉन्जुगेशन। वेयरएस मल्टीसेलुलर के केस में रिप्रोडक्शन सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली होती है। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं नेचर में, ये मैक्रोस्कोपिक होते हैं नेचर में, जैसे कि बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम यीस्ट। मल्टीसेलुलर के एग्जांपल्स ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, जो भी आप देख सकते हैं जो एक से ज्यादा नंबर ऑफ सेल से बने हुए हैं, वो सारे की सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट। इसमें आप देखिए किस तरह से, जैसे क्लमाइडोमोनास, क्लोरेला, कॉस्मेरियम, पाइनुलेरिया, पैरामीशियम, हिस्टीरिया कोलाई, ये सारे के सारे आप देखिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर हैं या फिर मल्टीसेलुलर है। ओके, अगर अब हम बात करेंगे इनकी शेप्स और साइजेस के बारे में सेल्स की, ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, शेप एंड साइजेस ऑफ द सेल्स। सो अगर हम बात करें, जो शेप है और साइज है वो सेल्स के वेरी करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, पर उनका जो ऑल ऑफ दीज आर अल्टीमेटली डिटरमाइंड बाय देयर स्पेसिफिक फंक्शन। शेप और साइज तो वेरी करते हैं, बट बेसिकली वो डिटरमाइन कहाँ से होते हैं, उनकी फंक्शनिंग से। कुछ सेल्स जो होते हैं वो अपनी शेप्स को चेंज भी करते हैं, पर कुछ जो होते हैं वो फिक्स रहती है उनकी सेल्स की शेप। जैसे चेंज किसके केस में होती है, अमीबा या फिर डब्ल्यूबीसीज के केस में, बट फिक्स किस में रहती है, प्लांट्स और एनिमल्स के केसेस में, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट सेल है हमारा, अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 1 मार्क्स में एमसीक्यूज में कहीं पे भी आ सकता है कि स्मॉलेस्ट सेल का नाम बताइए, दैट इज माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम एक पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। ये एक बैक्टीरियम प्रोकैरियोट है जिसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.3 टू 0.5 माइक्रोमीटर तक जाता है, तो जिसको आप नेक्ड आई से बिल्कुल भी नहीं देख सकते। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम एक स्मॉलेस्ट सेल है, और लार्जेस्ट सेल जो है हमारा वो कौन सा है नेचर में, ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। इसकी जो है सबसे बड़ा सेल है ये ऑस्ट्रिच का एग, ठीक है। इसकी जो डायमीटर है, इसकी जो ये 70 mm के आसपास का अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, इतना इसका रहता है साइज। जबकि जो लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड देन लार्जेस्ट एंड देन लॉन्गेस्ट, जो लॉन्गेस्ट सेल है वो हमारा नर्व सेल होता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में पाया जाता है नर्व सेल। सो अगर हम माइक्रोमीटर की बात करें या माइक्रोन की बात करें, अगर ये आपको नया लग रहा हो, तो ये 1000 ऑफ मिलीमीटर होता है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं, अब इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटा सेल कौन सा है, सबसे बड़ा सेल कौन सा है, और सबसे लंबा सेल कौन सा है। सो स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सेल्स। अगर हम स्मॉलेस्ट में पीपीएलओ की बात कर रहे हैं, पीपीएलओ लाइक माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो एक पीपीएलओ है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, सो इसके केस में सेल वॉल्स और मीजोसोम्स एब्सेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म, जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, ठीक है। इसके साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स हैं, एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप इनकी पॉइंट्स अगर आप स्टडी करेंगे ऐसे, तो आपको शायद अभी ये समझ में नहीं आएंगे, बट जैसे हम लोग ये सारे की सारी टर्म, सारे के सारे नाम, इनके स्ट्रक्चर्स, इनकी फंक्शनिंग पूरी की पूरी स्टडी कर लेंगे आगे चैप्टर में, तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट समझ में आने लग जाएंगे। तो ये मैंने इसलिए दिया है बिकॉज समटाइम्स पीपीएलओ का स्ट्रक्चर क्वेश्चन में एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो बेसिकली ये आप देखिए कि ये होता क्या क्या है, कि इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बाहर की लेयर रहती है ये वाली, ये बहुत सेमी परमिएबल रहती है, सिलेक्टिवली परमिएबल रहती है बेसिकली। और अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें, तो इसके अंदर राइबोसोम्स हैं, ये आप देख सकते हैं राइबोसोम्स हैं, और कुछ एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं और एटीपी की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। इसके केस में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और वहां पे डबल स्ट्रैंडेड, ये देख सकते हैं आप, ये एक रस्सी सी टाइप, इट्स अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ठीक है, जो सर्कुलर और फाइब्रिलर टाइप का हो सकता है। और इसको होस्ट सेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये इंडिविजुअली फ्रीली लिव कर सकता है, ठीक है। सो ये पीपीएलओ का एक बेसिकल स्ट्रक्चर होगा। सो उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है, जैसे हमने बात करा
ऑस्ट्रिच का एग सेल जो है वो सबसे बड़ा होता है। तो प्लांट जो सेल होते हैं जनरली वो एनिमल सेल से बड़े होते हैं, और एनिमल सेल जो हैं वो बैक्टीरियल सेल से बड़े होते हैं बेसिकली। वैसे हमने पढ़ा कि सबसे बड़ा जो है और सबसे छोटा क्या है, उनके नाम हमें पता होने चाहिए, बट जो बेसिकली जनरली अगर हम बात करें, जो प्लांट सेल्स जो हैं वो एनिमल सेल से बड़े हैं और एनिमल्स जो हैं वो बैक्टीरियल सेल से बड़े हैं। और हम सेल के साइजेस की बात करें, सो आप नेक डाइस, आप यहाँ पे देखिए सेल के साइजेस 0.1 नैनोमीटर टू 1 किलोमीटर तक वेरी करते हैं, ठीक है। तो जो ये छोटे छोटे से इसमें 0.1 में एटम्स आ गया, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन, वायरसेस, क्लोरोप्लास्ट, बैक्टीरिया, या ह्यूमन एग आ गया, आंट्स का साइज आ गया, ह्यूमंस का साइज आ गया, ब्लू व्हेल का साइज आ गया। तो ये किस तरह से साइजेस आप देखिए, बहुत छोटे से बहुत बड़े तक जा रहे हैं हम यहाँ पे। और जो इतने छोटे साइजेस हैं इसको आप लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकते हैं, ठीक है। और ये वाले यहाँ 1 माइक्रोमीटर से 1 सेंटीमीटर तक इधर तक आप सारे के सारे लाइट माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं। जबकि अब 1 mm से अगर 1 किलोमीटर तक की बात करें तो वो बहुत थोड़ा सा बड़ा हो जाती हैं चीजें। यहाँ से आप निग्ड आई से भी, ह्यूमन आई से इसको देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि हमने अभी तक देखा कि सेल्स होते क्या हैं, ठीक है। सेल की थ्योरी दी गई, सेल्स को स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप्स बने क्योंकि सेल बहुत स्मॉल होते हैं। पर हम पूछ रहे हैं कि सेल्स एक्चुअल में स्मॉल होते क्यों हैं, ठीक है। सेल्स का साइज इतना छोटा क्यों होता है, ठीक है। वेरी करता है शेप और साइज, वो हमें पता लग गया, पर इनका साइज छोटा होता क्यों है। सो आई एम सॉरी, सो लेट्स सी। इसमें क्या देखेंगे कि सरवाइव करने के लिए जो सेल्स होते हैं दे, उनको आपस में दे मस्ट कॉन्स्टेंटली उनको इंटरेक्शन करना पड़ता है एनवायरनमेंट के साथ, ताकि वो एक सर्टेन साइज में ग्रो कर सके। पर अगर जो सेल है अगर बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट ग्रो कर जाता है, तो उसमें क्या होता है कि इनफ मटेरियल, जो बहुत ज्यादा मटेरियल वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, जो उसका आउटर मेम्ब्रेन रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको उसको अकोमोडेट नहीं कर पाएगी, उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो जो उसकी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा तो उसका जो इंक्रीज्ड वॉल्यूम है उसको वो एकोमोडेट सेल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो एक सर्टेन साइज तक ही ग्रो करते हैं, ठीक है। तो उनकी जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम की रेशियो रहती है वो उसी से डील करती है, क्योंकि सेल्स जो है एक पर्टिकुलर साइज तक ही ग्रो करते हैं, ठीक है। और जो सरफेस एरिया रहता है वो किसको काउंट करेंगे हम, सरफेस एरिया जो होता है सेल का, जो आउटसाइड आउटसाइड का जो एरिया है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो सरफेस एरिया भी हम, जो ये वाला एरिया है इसको सरफेस एरिया बोलेंगे, बाहर का जो भी एरिया है, ठीक है। जो वॉल्यूम रहता है कि उसमें सेल के अंदर कितनी स्पेस है, हाउ मच स्पेस इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ठीक है। तो जो हमने अभी तक क्या बात करी, जो सेल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करते हैं आउटसाइड एनवायरनमेंट के साथ ताकि वो एक साइज तक ग्रो कर सके, बट वो हमेशा एक लिमिटेड ग्रोथ रहती है सेल्स की, एक टाइम तक ही ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। उसकी बिकॉज सरफेस एरिया और जो वॉल्यूम की एक रेशियो होती है उसको उन्होंने डील करना है। अदरवाइज क्या होगा कि वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, बाहर का जो कुछ भी मटेरियल प्रेजेंट है वो उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो उसका जो वॉल्यूम है, बिकॉज उसका वॉल्यूम जितना होगा वो उसको ही अकोमोडेट कर पाएगा, ठीक है। सेल्स का जो वॉल्यूम जितना भी रहता है उसी को अकोमोडेशन के लिए जो बाहर का मटेरियल है उतना ही अंदर आ पाता है। इसलिए जो सेल का जो साइज है एक पर्टिकुलर टाइम तक ही ग्रो करता है, बिकॉज उसकी जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम की रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो सरफेस एरिया जो आउटसाइड एरिया रहता है हमारा, और जो अंदर का वॉल्यूम है, जितना भी अंदर का मटेरियल स्पेस जितनी प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम बोल देते हैं। तो जो ये रेशियो होगी, ठीक है, सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, अगर तो ये बहुत छोटी है, ठीक है, अगर सरफेस एरिया वॉल्यूम के कंपैरिजन में आप देखें अगर ये छोटा है तो सेल जो है वो बहुत बड़ा होगा। पर अगर सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो है वो बड़ा है, अगर इन दोनों का रेशियो बड़ा है, ठीक है, सरफेस एरिया ज्यादा है वॉल्यूम के कंपैरिजन में, तो सेल का जो साइज है वो छोटा होगा। अब आप देखिए इसमें, इस पिक्चर में देखिए, इसमें आपने 3 ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के।
इसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर, सेकंड की है 2 सेंटीमीटर, थर्ड की है 3 सेंटीमीटर। अगर हम इनका सरफेस एरिया निकालें तो फर्स्ट वाले का 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड वाले का 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और थर्ड वाले का 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द साइज उसका सरफेस एरिया हमने निकाल लिया। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका 8 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका 27 सेंटीमीटर क्यूब है। और अब हम तीन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड कर दें, दोनों की रेशियो निकालें, सरफेस एरिया और वॉल्यूम की अगर हम रेशियो निकालें तो इसकी रेशियो आ जाएगी 6:1, इसकी आ जाएगी 24/8 इज इक्वल टू 3। 8 से 8 3 सा 24, 3:1 आ जाएगी रेशियो। ये आ जाएगा 54/27, 27 इंटू 2, 27 2 54, सो 2:1 आ गई रेशियो। तो अब आपने सरफेस एरिया और वॉल्यूम की रेशियो निकाल ली है इन तीनों के केसेस में। तो आप देखिए, जिस केस में सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो, सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम ज्यादा है, उसका साइज कितना छोटा है। ठीक है, जिसके केस में सरफेस एरिया कम है, ठीक है, एज कंपेयर टू वॉल्यूम, सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम जो रेशियो है वो कम आई है, आप इन दोनों की कंपेयर करके देखिए तो उसका साइज कितना ज्यादा बिग है। ठीक है, सो अब इस फिनोमिना के दो रीजंस हैं। पहला रीजन है कि जो भी वॉल्यूम ऑफ सेल है वो डिटरमाइन करता है कि volume of cell that determines the amount of metabolic activity carries out per unit of time. So this is one of the reason कि surface area is to volume ratio छोटी बड़ी से size का क्या relation है। सेकेंड रीजन आता है जो सरफेस एरिया है हमारा सेल का, दैट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस दैट कैन एंटर इट फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट एंड अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स दैट कैन एग्जिट टू द एनवायरनमेंट, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। जो सरफेस एरिया है वो क्या डिटरमाइन करता है कि कितना हमारी बाहर के एनवायरनमेंट से सेल के अंदर कितना मटेरियल अंदर आ सकता है और अंदर से कितना वेस्ट मटेरियल सेल के बाहर जा सकता है, वो सरफेस एरिया डिफाइन करता है। और जो वॉल्यूम है वो क्या डिटरमाइन करता है कि जो कितनी कौन सी और कितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पर यूनिट ऑफ टाइम में परफॉर्म कर रहा है सेल। ठीक है, सो इन दोनों के बेसिस के ऊपर ही हमारा सेल का साइज जो है वो छोटा और बड़ा होता है। ठीक है, सो अगर हम लोग सेल्स की शेप्स और उनकी फंक्शनिंग की बात करें कि सेल्स की शेप तो वेरी करती हैं, बट जो उनकी डिटर्मिनेशन है वो उनकी फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग ही होती है। सो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ऐसे लॉजिक नहीं है, सिंपल। अगर हम ह्यूमन आरबीसीज की बात करें, आप इस पिक्चर में देखिए, सो इसकी शेप कौन सी है, सर्कुलर या बाइकनकेव शेप के होते हैं। सो इनका फंक्शन रहता है कि नैरो कैपिलरी से पास करके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। हम WBC की बात करें तो ये अमीबॉइड और विद सीडोपोडिया टाइप की शेप के होते हैं, ये चेंज भी करते हैं अपनी शेप को। ठीक है, और इनकी फंक्शनिंग क्या रहती है कि फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं उनको इंगल्फ करके बॉडी, जो भी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं उनको इंगल्फ कर लेते हैं। सो बेसिकली ये हमें प्रोटेक्शन का काम करते हैं। आई एम सॉरी। सो नेक्स्ट आता है नर्व सेल्स। नर्व सेल्स जो रहते हैं हमारे लॉन्ग और इलोंगेटेड रहते हैं, और इनकी फंक्शनिंग क्या है कि इंपल्सेस को कंडक्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन, और ब्रेन तक ले जाने में और ब्रेन से सारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक लेके आने में। ठीक है, कोई भी इंपल्स जो होती है, जैसे आपने सपोज कोई भी गर्म चीज को टच किया, गलती से आपने किसी गर्म चीज को टच किया, ठीक है, सडनली आप अपना हाथ पीछे करेंगे, बिकॉज आप वो जो आपको कैसे पता चला, आपके ब्रेन को कैसे पता चला वो चीज गर्म है, तो आपके जो नर्व सेल्स थे हाथ से, आपके हैंड से, फिंगर से नर्व सेल्स आपके ब्रेन तक गए, वो बहुत ही कम टाइम में ट्रैवल करते हैं और वापस से रिस्पॉन्स आया कि ये चीज गर्म है, आपका हाथ जल सकता है, आप अपना हाथ पीछे कर लीजिए। सो दैट इज द इम्पल्स की जो है कंडक्शन हुई फ्रॉम द बॉडी पार्ट टू द ब्रेन एंड फ्रॉम बैक फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी पार्ट। देन इज द मसल सेल्स जो कि लॉन्ग स्पिंडल शेप या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या है, स्क्वीज करना पार्ट्स को या फिर पुल करना पार्ट्स को। ठीक है, बड़ा या छोटा। ओके, गार्ड सेल्स स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, बीन शेप के होते हैं, दो बीन शेप के सेल्स होते हैं। पहली में क्या है कि ये ओपन हो रखे हैं गार्ड सेल्स, दूसरे में क्या है कि ये क्लोज हो रखे हैं।
ठीक है, इनका काम ही यही है, ओपन या फिर क्लोज करना। अब हम बात करें फर्दर इसमें कि अब हम सेल्स को आगे स्टडी करेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, नेक्स्ट वीडियो में हमारी। उसमें हम क्या देखेंगे कि जो सेल्स है हमारे, वो पहले मैंने सेल की बाउंड्रीज को दो को स्टडी करेंगे, सेल मेम्ब्रेन्स और सेल वॉल आएगी उसके अंदर। देन प्रोटोप्लाज्म, उसके अंदर जो कंटेंट प्रेजेंट होता है उसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में अब क्या क्या आगे, सेलुलर ऑर्गेनेलीज आ गई सारी की सारी, वैक्यूल्स आ गई, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स आ गई। अब ऑर्गेनेलीज में दो तरह की ऑर्गेनेलीज हैं, या तो मेम्ब्रेन बाउंड है या फिर मेम्ब्रेन लेस है। मेम्ब्रेन बाउंड में डबल मेम्ब्रेनस में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, सिंगल मेम्ब्रेनस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस। ठीक है, और लाइसोसोम्स आ गए। मेम्ब्रेन लेस में राइबोसोम्स और सेंट्रोसोम आ गए। सो ये सारा का सारा सेल का पार्ट है। इसके अंदर हम ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स वन बाय वन स्टडी करेंगे, इनकी स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, इनकी फंक्शनिंग स्टडी करेंगे, और ये होते क्या क्या है तो हमें वो नेक्स्ट उसमें पता लगेगा। ठीक है, अब एक आती है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है। सो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी दो दो वर्ड से बना है। ठीक है, आप देखिए इसमें एक तो आ गया हमारा एंडोस, एंडोन, जो कि विद इन, विद इन इसका क्या मतलब हुआ, विद इन। सिम का मतलब हुआ टुगेदर, और बाइसिस का मतलब हुआ लिविंग। ठीक है, एक्चुअली थ्री वर्ड्स का ग्रीक वर्ड है ये, एंडो, सिम, बाइसिस। एंडो मीन्स विद इन, सिम मीन्स टुगेदर, बाइसिस मीन्स लिविंग। सो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के अंदर रहता हो या फिर सेल्स के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर रहता हो, उसको हम एंडोसिम्बाइंट का नाम देते हैं। विद इन, एक साथ अंदर रहना, लिविंग फॉर्म में, दैट इज एंडोसिम्बाइसिस। सो एंडोसिम्बाइसिस थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है कि जो भी ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, यूक्रियोटिक सेल्स में प्रेजेंट हैं, उनके ओरिजिन को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बाइसिस थ्योरी, जितने भी मॉडर्न यूक्रियोटिक सेल्स हैं वो सिंपली कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, फ्रॉम फेगोट्रोपिक सेल्स, जो कि बैक्टीरिया को इंजेस्ट करते थे, साइनोबैक्टीरिया को इंजेस्ट करते थे, और उसके बाद फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को परफॉर्म करके वर यूज्ड बाय द होस्ट। सो अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बाइसिस थ्योरी, जितने भी यूक्रियोटिक सेल्स है, दे इवॉल्व फ्रॉम सिंपल फेगोट्रोपिक सेल्स दैट इंजेस्ट बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। इसके अंदर जो प्रे है वो डाइजेस्ट नहीं होता, और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस एंडोसिम्बाइंट्स यूज करते हैं होस्ट के। ठीक है, इसमें आप इस पिक्चर में देखिए किस तरह से एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी आई है। इनफोल्डिंग्स हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एन एंसेस्ट्रल सेल दैट गेव राइज टू एंडोमेम्ब्रेनस कंपोनेंट सच एज न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें देखिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया, ये न्यूक्लियस आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जो एंसेस्ट्रल सेल था उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन फोल्डिंग्स ने इन दो स्ट्रक्चर्स को हमें दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस। फिर फर्दर क्या हुआ, फर्स्ट एंडोसिम्बायोट इवेंट में एंसेस्ट्रल यूकैरियोट ने कंज्यूम कर लिया एरोबिक बैक्टीरिया दैट इन्वॉल्व्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया, और इन अ सेकंड एंडोसिम्बायोट इवेंट अर्ली यूकैरियोटिक कंज्यूम्ड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया दैट इवॉल्व्ड इनटू क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियम में, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट को उसने इवॉल्व करके दिया। फिर मॉडर्न फोटोसिंथेटिक हमारा यूकैरियोट पूरा का पूरा बन गया। सो बेसिकली एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में आपको क्या पता होना चाहिए कि क्या है, क्या ये, कि इसका नाम एंडो, एंडोन मीन्स विद इन, सिम मीन्स टुगेदर, बाइसिस मीन्स लिविंग। सो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स विद इन द बॉडी एंड सेल्स ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स, राइट। सो इसमें इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के ओरिजिन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स, किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डेवलप हुए। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स थी उन्होंने एंडोमेम्ब्रेनस कंपोनेंट्स को दिया, जिसके अंदर न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बने थे। फिर उसके बाद पहला एंडोसिम्बायोटिक इवेंट हुआ, जिसके अंदर क्या हुआ कि जो एंसेस्ट्रल यूकैरियोट हुआ, एंसेस्ट्रल यूकैरियोट था, उसने एरोबिक बैक्टीरिया को कंज्यूम करके माइटोकॉन्ड्रिया को बना दिया। ठीक है,
उसके बाद सेकेंड एंडोसिम्बाइट इवेंट हुआ, ठीक है। उसने क्या किया, जो पहले वाला यूकैरियोट था उसको कंज्यूम किया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को, और उसने क्लोरोप्लास्ट बना दिया। पहले हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बना, फिर हमारा क्लोरोप्लास्ट बना, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा मॉडर्न फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट किस तरह से विजिबल है, राइट। सो दिस एक्सप्लेन्स द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। सो बेसिकली आपसे क्वेश्चन भी क्या आएगा कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है क्या, तो वो अटेम्प्ट करती है, वो क्या करती है, वो एक्सप्लेन करती है ओरिजिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का इन यूकैरियोटिक सेल्स, right? So this completes the part one of this topic of this chapter, cells, basic unit of life. So I hope this part is clear with you, and if you have any doubts, if you have any queries in this part, you can ask me in the comment section. I hope you like this video, and if you like my video, kindly press the like button and share among your friends, and please press the bell icon to subscribe this channel, right. So we'll be doing the part 2 of this particular chapter tomorrow. So I'm going to do the topic that will be the different organelles. First of all, हम उसकी सेल की बाउंड्री स्टडी करेंगे, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल वॉल्स डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कैसी पाई जाती हैं। देन हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तब इसके बाद हम इसकी ऑर्गेनेलिस को स्टार्ट करेंगे, और जिसमें हम सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम और वेक्यूल्स को हम सेकंड पार्ट की वीडियो में कवर करेंगे, राइट। So this is it with the part one of this chapter. So thank you very much. Bye bye. Take care. See you tomorrow.